300 हाँ मैम। देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने रेशियो स्टार्ट किया था, ठीक है। इसमें 16 से लेके 25 मैंने होमवर्क दिया था। 16 वाला देखते हैं। देखो इसमें बोला है आनंद अर्न्स ₹18 7 hours and प्रमोद 19 12 hours, द रेशियो ऑफ देयर अर्निंग। तो इनके अर्निंग का रेशियो बताने के लिए बोला है, तो कैसे निकले? हाँ, तो रेशियो ऑफ देयर अर्निंग मतलब 8 দিয়ে 7 ভাগ করবো ইস্টু মানে 90 ভাগ 11 করলেই এসে যাবে। देखो ये 7 आवर्स के बेसिस पे, ये 12 आवर्स के, तो अगर 80:90 कर दोगे और ऑप्शन सी में टिक कर दोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। मतलब देखो वो गलत होने के लिए भी यहाँ दे रखा है। अगर तुम लोग 80 अर्निंग बोला है तो 80:90 8:9 कर दिया, गलत। क्यों गलत? क्योंकि वो तो 7 घंटे का है, ये 12 घंटे का है। सेम करके हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। 7 घंटे के अर्निंग को 12 घंटे के अर्निंग के साथ थोड़ी कंपेयर कर सकते हैं। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, दोनों अर्निंग को सेम बेसिस पे लाना पड़ेगा। तो 1 आवर का निकाल लो, तो 7 आवर्स का अगर 80 रुपीज है तो फिर 1 आवर का कितना होगा? हाँ, 80/7 1 आवर का, ठीक है। और ये 90/12। हाँ, तो कितना हो जाएगा? अब इसको कैसे निकालोगे? तो देखो मैंने बताया था कैसे करके इक्वल कर सकते हो। 7 और 12 का एलसीएम कर सकते हो, ये सबसे आसान तरीका होता है, सबसे जल्दी हो जाता है। 7 और 12 का एलसीएम तो होता है नहीं, 1 7 से जाएगा सिर्फ। तो क्या हो जाएगा? 7 × 12 84, तो हो जाएगा 80/7 × 84, और 90/12 × 84। तो कितना हो जाएगा? 960, 630। 7 12 तो 84, 12 × 8 = 96, 12 9 108। अच्छा है, 12 9 108, 1080, ठीक है। अच्छा, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे क्योंकि रेशियो का आंसर सिंप्लीफाइड फॉर्म में होता है। तो 0 0 कैंसिल, 96 से डिवाइड करके देखो जाता है कि नहीं। 108/96। তাহলে পয়েন্টে চলে আসছে, তাহলে ছেড়ে দাও, এমনি করে দাও, তাই করো। 12 8 और 12 9, 8:9। अच्छा, वैसे आंसर 8:9 आया है। नहीं, बोल रहा है कि ऑप्शन ए होना चाहिए। তাহলে কি ভুল হলো? কিছু একটা ভুল ক্যালকুলেশন হচ্ছে। 12 7 84, 7 9 63। হ্যাঁ, এটা ঠিকই লিখেছি আমি। এটা কাটলে তো 12 7 84, 7 9 তো 63, 630 হবে তো। এটা 7 আছে, এটা পারো তুমি, ওটাও 7 করে দিয়েছো বোধহয়, ওই জন্য 1080 চলে এসেছে। हाँ, ये 12 होगा, ये 7 होगा, तो 630। तो 630 होने से 0 0 हट गया, और ये कितना हो जाएगा? 3 से कैंसिल आउट होगा। 32:21, जो कि ऑप्शन ए के साथ जा रहा है, ठीक है। ठीक है, समझ में आया? तो हमेशा यही सोचना है कि हम लोग जब रेशियो को स्टार्ट किए थे तो भी मैंने बोला था सेम चीजों में कंपैरिजन होगा, सेम बेस होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि रुपीज आवर है, यूनिट तो सेम है तो हम लोग कंपेयर कर देंगे, नहीं। तो क्यों कंपेयर करें? क्योंकि एक 7 घंटे का, एक 12 घंटे, तो दोनों को सेम इसमें लाना है, ठीक है।
अच्छा, अब यहाँ पर नेक्स्ट देखो, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 7:10 एंड देयर डिफरेंस इज 105, द नंबर्स आर। तो कौन सा नंबर है, दो नंबर जिसका रेशियो 7:10 होगा, डिफरेंस 105 होगा। तो तुम लोग ये ऑप्शन से देख सकते हो, ठीक है। जैसे कि ये वाला, क्या इसका डिफरेंस 105 होगा? अगर डिफरेंस देखोगे तो शायद सभी का 105 हो रहा है। चेक करो, 200, 305 माइनस 200, 105। अच्छा, 290 माइनस 185 कितना हो जाएगा? 105। 350 माइनस 245, 105, ठीक है। अच्छा, लेकिन रेशियो क्या होना चाहिए? ये तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ रेशियो क्या होना चाहिए? 7:10। तो कौन सा ऐसा नंबर है, ऑप्शंस है जिसमें रेशियो करेंगे तो 7:10 होगा? 10 होने का मतलब देखो, क्या ये 10 हो सकता है कभी भी? ये देखो कैसे होगा, क्योंकि 5 है। सी होगा, देखो, क्योंकि 10, ये 10 हो जाएगा। 10 होने का मतलब ये कितने से डिवाइड किया है जो 10 हो रहा है? 35 से, ठीक है। ये 35 से डिवाइड करोगे तो ही ना 10 होगा, तो इसको भी 35 से डिवाइड करेंगे, सेम डेटा से डिवाइड करेंगे। तो इससे डिवाइड करने से कितना आना चाहिए? 7। अगर आ रहा है तो यही आंसर होगा। तो कैलकुलेट नहीं करना है। कैलकुलेट करने से फिर ऐसे करना पड़ता है, जो कि जरूरी नहीं है। 7x 10x मानोगे, फिर 10x माइनस 7x कितना होगा? 105। तो 3x कितना हो जाएगा? 105। तो x कितना हो जाएगा? 105/3, 31। तो नंबर हो जाएगा 31 × 10, 35। 35 × 10 और 35 × 7। तो ये 350 और ये हो जाएगा 245। लेकिन इतना क्यों करें हम लोग? नहीं करना, हम लोग को टाइम बचाना है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हो सकता है जिसमें टाइम लगेगा, तो इसमें फालतू का टाइम वेस्ट हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। 17 लिखो, सी होगा आंसर। 17 का आंसर सी होगा ऑप्शन। हम लोगों ने कैसे चेक किया? 245 और 350, क्योंकि इसका डिफरेंस 105 है, ठीक है। वैसे तो सभी का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। और इसका रेशियो, नहीं, पहले 245 लिखना पड़ेगा। जैसे दिया हुआ है वैसे लिखना पड़ेगा, तब रेशियो मैच कर पाओगे, ऑप्शन जैसे दिया हुआ है। तो ये 10 और ये हो जाएगा 7, ठीक है। 18, बोलो ये वाला क्लियर है, समझ में आ गया? अच्छा, 18 बोल रहा है, पी क्यू एंड आर आर थ्री सिटीज, द रेशियो ऑफ एवरेज टेम्परेचर बिटवीन पी एंड क्यू 11:12 एंड दैट बिटवीन पी एंड आर 9:8, द रेशियो बिटवीन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ क्यू एंड आर पूछ रहा है। मतलब तीन सिटी है, तीनों का टेम्परेचर को रेशियो में बताया, पी क्यू का बताया, फिर पी आर का बताया। हम लोग को रेशियो निकालना है क्यू और आर के बीच का। बोलो कैसे करके कैलकुलेट करो? ফার্স্টে কিউ বাই পি করব, তারপরে পি বাই আর করব, তারপরে ওই মানে পি যে হর আর পি যে লবটা ওই দুটো গুণ করলেই হয়ে যাবে, মানে উপর নিচে দিয়ে গুণ। हो जाएगा। तो देखो, हम लोग को 18th नंबर में बोल दिया है कि P/Q जो टेम्परेचर है वो कितना है? 11:12। और P/R जो टेम्परेचर है वो है 9:8। 9:8, ठीक है। अच्छा, अब निकालने क्या बोला है? Q/R, तो निकालो। 27:22 হবে, হ্যাঁ ঠিক আছে। এটা নিয়ে যা বাবুকে খাইয়ে দি, আমার তো চলে না। আমার এমনি অনেক ভুলভাল খাওয়া হয়ে গেছে কদিন।
আরে আমার সুগার আছে না, ওই জন্য আমার তো মিষ্টি বা এইসব খাওয়া চলে না। এবারে রান্না বান্না তো করতে পারছি না, বিস্কুট বিস্কুট খেয়ে ফেলছি, আমার তো সব মিষ্টি থাকে না, ওগুলো আমার চলে না। আমার অনেক রেস্ট্রিক্টেড ডায়েট, এটাই সমস্যা। হম, সমস্যা তো বটেই। সব থেকে বেশি আমার সমস্যা হয়েছে, আমার তো খাওয়ার হাজার রকম ইয়ে আছে। बोलो। 27:22 हो गया। आया आंसर देखो। P बाई क्यू कितना है? 11/12। और P बाई आर कितना है? 9/8। हम लोग को निकालने बोला है Q बाई आर, तो ऐसा क्या लिखोगे कि Q बाई आर मिल जाए? तो अगर हम लोग ऐसे लिखे, Q बाई P कर दे, ठीक है, इनटू अगर हम कर दे, नीचे आर होना चाहिए, ठीक है, तो आर के साथ कौन सा रेशियो है? पी। तो देखो पी पी कट के Q बाई आर नहीं आ जाएगा? तो P बाई आर तो हम लोग के पास अवेलेबल है 9/8, और Q बाई पी निकाल लो। P बाई Q का इनवर्स रेशियो क्या हो जाएगा? Q बाई पी तो कितना हो जाएगा? 12/11, तो कितना हो जाएगा? 88। ठीक है, तो फिर इसको सिंप्लीफाई कर लो, कितने से करेंगे? 4। 27 और 22। तो 27:22 इस तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने एक मेथड और सिखाया था, दोनों चीज को इक्वल करके उसमें भी कर सकते हो। ये कंपाउंडिंग हो गया, रेशियो का कंपाउंडिंग। इसके अलावा ऐसे कर सकते हैं, P बाई क्यू 11/12, P बाई आर 9/8। निकालना क्या है? Q इज टू आर, तो Q इज टू आर निकालना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग, हाँ ये सेम कर देते हैं, यहाँ पर कितना करें? 9। यहाँ पर हो जाएगा 99। यहाँ पर कितना करें? 12। ये कितना हो जाएगा? 108। 108 और यहाँ पर 12 कितना हो जाएगा? 90। नहीं, ये सेम करना पड़ेगा ना, ये गड़बड़ है। এখানে এই দুটো সেম করতে হবে। তারপরে তো কিউ বাই পি করতে হবে, তাহলে তো সেম হবে না। কিউ বাই পি 11, তাহলে তো হবে না। पी को इक्वल नहीं करेंगे ना, क्यू को करेंगे। इसको उल्टा करना पड़ेगा। नसरीन सही बोल रही है, इसको पी बाई, ये क्या करना पड़ेगा? क्यू बाई पी करना पड़ेगा, কিউ एक বাই ही পি। बात है। हाँ, इसको क्यू बाई पी करेंगे तब जाके हो। ऐसे भी होगा, लेकिन इसको वही क्यू बाई पी ही करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग मैच करके भी फायदा तो होगा नहीं। तो 12/11। ठीक है, अब यहाँ 9 और यहाँ पर 11, तो ये 99, ये भी 99 हो गया। यहाँ 9 लेंगे तो 108 हो जाएगा, यहाँ पर 11 लेंगे तो 88 हो जाएगा। तो Q इज टू R चाहिए, तो Q कितना आया? 108, और R कितना आ गया? 88। तो भी हम लोग का वही 27:22 आ जाएगा, लेकिन ये ज्यादा आसान, क्योंकि एक ही बात है, यहाँ भी तो मुझे वही इनवर्स से ही जाना पड़ रहा है, इधर भी इनवर्स, ये तो ज्यादा टाइम लगेगा, जबकि इसमें जल्दी हो जाए। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, समझ में आया? 19 वाला भी बोल रहा है कि x/y 3/4, वैल्यू ऑफ x स्क्वायर y प्लस xy स्क्वायर इज टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। लिख देते हैं। देखो बोल रहा है x/y है 3/4, कैलकुलेट करने बोला है x स्क्वायर y प्लस xy स्क्वायर इज टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। हाँ, ठीक है, तो निकाल।
कैसे करोगे, x बाई वाई क्या हो जाएगा 3/4, और यहाँ पर x की जगह क्या पुट करोगे, ये जो निकाले 3 और y की जगह 4, तो बस लिख के तुम लोग आंसर निकाल दो। एट्टी फोर बाई 90 হ্যাঁ কিন্তু আর একটু সিম্পলিফাই করো আনসারটা সিম্পলি। ट्वेल्व इज टू 13 होगा आंसर, 12:13 मतलब ऑप्शन बी। 3 square into 4 plus 3 into 4 square divided by 3 cube plus 4 cube. So 3 into 3 9, 9 into 4 36, 16 into 3 48, 27 plus 64, 84 by 91, 7 दिए তাহলে 7 एक के साथ 2 ने 14, 13, 12/13 मतलब 12:13 ऑप्शन बी। बोलो समझ में आया? If P is to Q is the subduplicate ratio of P minus X square is to Q minus X square, then X का स्क्वायर क्या होगा ये पूछ रहा है। तो पहले बोला सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, अगर कोई रेशियो A is to B है तो उसका सब डुप्लीकेट स्क्वायर रूट ऑफ ओरिजिनल रेशियो। तो P is to Q सब डुप्लीकेट है, तो ओरिजिनल रेशियो इन दोनों में से कौन सा है? एक्स स्क्वायर इज टू क्यू माइनस एक्स। ये सब डुप्लीकेट है इसका, तो ये ओरिजिनल वाला है, ये कौन सा है? सब डुप्लीकेट है, तो ओरिजिनल रेशियो का स्क्वायर रूट। तो ओरिजिनल रेशियो क्या है? P माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका सब डुप्लीकेट कैसे निकलेगा? रूट ओवर ये इक्वल नहीं, इसको लिखना चाहिए, ये इसका क्या है? सब डुप्लीकेट है। इक्वल तो नहीं हुआ, सब डुप्लीकेट है। ठीक है, इसका सब डुप्लीकेट ये होगा, लेकिन इस सब डुप्लीकेट का वैल्यू दे रखा है कितना? P is to Q यानी P/Q। तो जो सब डुप्लीकेट हमारे हिसाब से होगा उसका वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है, P/Q। बोलो ये समझ में आने से, बाकी तो देखो कैलकुलेशन है, ये समझ में आना चाहिए कि कैसे करके इसका इक्वेशन बनेगा, क्योंकि ये बिना इक्वेशन के सॉल्व नहीं होगा। कि एक रेशियो है जिसका सब डुप्लीकेट रेशियो है P is to Q, तो जो भी रेशियो है उसका सब डुप्लीकेट कैसे निकलता है? उसका स्क्वायर रूट कर दिया, अब उसका वैल्यू दे दिया। अब सॉल्व कैसे करोगे, क्योंकि हम लोग को एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालने के लिए बोला है, तो कैसे सॉल्व करोगे? पहले स्क्वायर रूट को हटाओगे, तो दोनों साइड क्या करोगे? दोनों साइड स्क्वायर करोगे, दोनों साइड स्क्वायर करने से तो स्क्वायर रूट हटेगा। अब दोनों साइड क्यों करेंगे? इक्वल है ना, अगर एक तरफ जो भी करोगे दूसरे तरफ भी सेम करना पड़ेगा, नहीं तो इम्बैलेंस हो जाएगा। अच्छा, अब ये स्क्वायर जो है, स्क्वायर रूट पे स्क्वायर लगाने से क्या होगा? 2 बार स्क्वायर रूट, 2 बार स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? अल्टीमेटली स्क्वायर रूट हट जाएगा। ठीक है, जैसे √5 इंटू √5 कितना होता है? 5। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? P माइनस एक्स स्क्वायर Q माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड इक्वल टू क्या हो जाएगा? P स्क्वायर बाय Q स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, तो हम एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख रहे हैं। ठीक है, बाकी तुम लोग ये स्टेप, ये जो अभी लिखा, ये नहीं करके भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो Q स्क्वायर P माइनस Q स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, फिर P स्क्वायर Q
माइनस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो सब एक्स स्क्वायर रिलेटेड जो भी डेटा है उसको इधर लेके आते हैं, क्योंकि एक्स का स्क्वायर ही तो निकालने बोला है, तो इधर रखेंगे तो सुविधा होगा। अब ये हो गया पी स्क्वायर क्यू माइनस क्यू स्क्वायर पी। अब बोलो यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं? हाँ, एक्स का स्क्वायर, तो क्या बचेगा? पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और इधर से क्या कॉमन ले सकते हैं? पी क्यू, दोनों ही कॉमन जाएगा, तो यहां से पी क्यू लेंगे तो इसमें क्या बचेगा? पी, इसमें क्या बचेगा? क्यू। ठीक है, तो एक्स का स्क्वायर हो गया पी क्यू इंटू पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं? हाँ, पी प्लस क्यू, पी माइनस क्यू, तो ये कट गया, तो क्या बचेगा? पी क्यू बाई पी प्लस क्यू, तो ये वैल्यू ही पूछा था, पी क्यू बाई पी प्लस क्यू, मतलब ऑप्शन सी। देख लो, ठीक है, समझ में है? ठीक है, तो 21 वाला देखो। If 2s is to 3t is the duplicate ratio of 2s minus p is to 3t minus p, then तो duplicate ratio में क्या होता है? स्क्वायर होता है। ओरिजिनल रेशियो अगर a is to b है तो उसका डुप्लीकेट हो जाएगा a स्क्वायर is to b स्क्वायर। तो ये दोनों में डुप्लीकेट कौन सा है? ये वाला 2s is to 3t is duplicate ratio of this, ठीक है, तो ये ओरिजिनल रेशियो है, तो ओरिजिनल रेशियो क्या है? 2s माइनस p। हाँ, तो इसका डुप्लीकेट क्या होगा? इसका स्क्वायर होगा, मतलब 2s माइनस पी डिवाइडेड बाई 3t माइनस पी, ठीक है, इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा? इसका ठीक लीजिए, 3t माइनस पी है, ये पूरा का स्क्वायर, ठीक है, या फिर इंडिविजुअली भी लिख सकते हैं। ये डुप्लीकेट रेशियो मतलब इसका ये होना चाहिए। अब इसका वैल्यू गिवन है, अब देखो ये अलग अलग भी लिख सकते हैं ना, एक ही बात है। जैसे ए बाई बी का होल स्क्वायर का मतलब ही तो क्या होता है? ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ठीक है। 3t माइनस पी का होल स्क्वायर इक्वल, ये कितना बोल दिया है क्वेश्चन? 2s बाई 3t, ये इसका डुप्लीकेट रेशियो बोल दिया। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे? फिर से फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, तो ये कौन से फॉर्मूले में जाएगा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है फॉर्मूला? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर माइनस 4sp प्लस p स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9t स्क्वायर माइनस 6tp प्लस p स्क्वायर इक्वल 2s बाई 3t। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, ठीक है, तो 3t के साथ ये वाला, तो क्या होगा? पहला 12s स्क्वायर t माइनस 12spt प्लस 3tp स्क्वायर, और इधर हो जाएगा 18st स्क्वायर माइनस 12spt, टीपी जो भी लिखो, मल्टीप्लीकेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर हो गया 2sp स्क्वायर। अच्छा, कैलकुलेट करने क्या बोला था? कैलकुलेट करने बोला था कि अगर ऐसा है तो इसमें से कौन सा कंडीशन सही है, तो सारे कंडीशन में पी स्क्वायर इक्वल या पी इक्वल निकालने बोला है, मतलब पी को हम लोग को इधर रखना चाहिए, बाकी सारे डेटा इधर ट्रांसफर कर सकते हैं, पी रिलेटेड डेटा। तो यहाँ पर
3t p² रख देते हैं, ठीक है, और p रिलेटेड डेटा इधर से 2s p² कर देते हैं। 12s/pt इधर भी है इधर भी है, माइनस में है, तो ये कट जाएगा ना, ये इधर उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, या वो वाला इधर लाओगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों साइड से क्या हो गया, आउट, ठीक है। यहाँ पर क्या बचेगा, 18s/t² -12s²t, ठीक है, तो p² कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, 3t - 2s। यहां से क्या कॉमन ले सकते हो, दोनों में ही s भी है t भी है, 6st। हाँ 6st ले लेते हैं, तो यहाँ पर रह जाएगा 3t और ये हो जाएगा 12, 2 हो जाएगा, 6 से डिवाइड होगा तो s, तो दोनों साइड से वही 3t - 2s भी हट गया, तो क्या बचेगा, p² = 6st। तो कौन सा रिलेशन ट्रू है, ए। बोलो समझ में आ रहा है। अब ये फॉर्मूला थोड़ा थोड़ा याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि आगे जाके प्रोपोर्शन करोगे, फिर लॉगरिदम करोगे, इंडिसेस करोगे, ये सब फॉर्मूला लगते रहेगा। एपीजीपी में भी लग सकता है थोड़ा बहुत, मतलब वही 6 7 का जो भी फॉर्मूला है वो याद रखना है। a+b² a-b² a³ - b³ a+b² a-b² a² - b², सब ये सब याद रखना, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो 22, if p is to q, 2 is to 3 and x is to y, 4 is to 5, then the value of 5px ये करो जैसे वो अभी थोड़ी देर पहले किया। p/q कितना है, 2 is to 3, x is to y, 4 is to 5, ठीक है, और कैलकुलेट करने क्या बोला है, 5px + 3qy, 5px + 3qy डिवाइडेड बाय 10px + 4qy। कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो, क्या होगा ना, स्पीड बढ़ेगा, क्योंकि आने से भी क्या होता है, जल्दी में कभी कभी गलती हो जाता है, कर जितना जल्दी कर पाओगे उतना अच्छा। नाइन बाई 40, তিন 7 এটা হবে নাকি বি, অপশন সি হবে না, অপশন সি হবে, হ্যাঁ সি, 17:28 এটা হবে, 17:28 होगा, ऑप्शन सी। तो p का वैल्यू कितना लिखे, 2, x का वैल्यू कितना लिखे, 4, ठीक है, और यहाँ पर 3, q का वैल्यू 3, y का वैल्यू 5, 10, p का वैल्यू 2, x 4, 40 + 45 85/140, ठीक है, तो अब 5 से कैंसिल आउट कर दो, 17:28 यानी ऑप्शन सी। हो गया। 23, the number which when subtracted from each of the term of the ratio 19:31 reducing it to 1:4, मतलब बोल रहा है ऐसा कोई नंबर है जिसको अगर हम लोग माइनस कर देते हैं इस रेशियो के हर एक टर्म से, तो फिर वो सिंप्लीफाई होकर रेशियो कितना बन जाएगा, 1:4।
तो ठीक है, कैसे ऑप्शन से ट्राई करेंगे ना, तो 19 के साथ कितना माइनस करेंगे, अगर ऑप्शन ही होगा तो 15, और 31 के साथ भी कितना माइनस करेंगे 15, तो 19 के साथ 4 हो गया, और इधर माइनस करने से कितना हो जाएगा, तो ये तो 1:4, तो इसी से आंसर आ गया। तो बाकी सबसे माइनस करोगे तो होगा भी नहीं, चेक करके देख सकते हो। जैसे 19 से 5 माइनस करोगे तो 14 आएगा, और 5 माइनस करोगे इससे कितना आ जाएगा 26। तो नहीं आ रहा है, 7:30 नहीं आएगा, ठीक है, कोई एक ही आंसर होगा। तो फिर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। और एक्स मान के अगर कोई करता है, जो कि जरूरत तो है नहीं, फिर भी हम दिखा देते हैं, 31x और एक नंबर हो गया 19x, ठीक है। अब इसे नहीं, यहाँ पर तो हमें नंबर मानना पड़ेगा जो कि हमें उस टर्म से माइनस है, x और 31 माइनस x 1/4। अब ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके x का जो भी वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा 15। तो ये देखो 4 × 19 को कितना होता है निश्चय, -4x और 31 माइनस x, तो ये इधर आ जाएगा तो कितना हो गया -3x, और 31 माइनस 76 तो कितना हो जाएगा -14, मतलब माइनस माइनस हट गया 15, ठीक है। लेकिन इतना जरूरत नहीं है, तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगर हम लोग 15 माइनस कर देते हैं तो हम लोग का 1:4 आ जाएगा, तो 19 माइनस 15 और 31 माइनस 15, तो 26 ना, 16। ऑप्शन ए, ए तो लिख ही रखा, 24। बोल रहा है डेली अर्निंग ऑफ 2 पर्सन, ये देखो इसमें था, एग्जाम्पल में था, वहां पर हम लोगों ने एक से सॉल्व करके देखा था, आंसर क्या था याद है, 400 और 5। ये देखो यहाँ पर बिना कैलकुलेशन के निकल जाएगा, डेली अर्निंग ऑफ 2 पर्सन 4:5 अर्निंग का रेशियो, और डेली एक्सपेंसेस का रेशियो इतना बोला है, इफ ईच सेव्स 50 पर डे देयर डेली अर्निंग। तो इसका मतलब ये सारे ऑप्शंस किस चीज के दिए गए हैं, अर्निंग का, अर्निंग का रेशियो। तो अर्निंग का रेशियो कितना है 4:5, और वैल्यूज दिया हुआ है, तो इससे भी 4:5 होगा। ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि इससे आंसर 5:4 आ रहा है, इससे भी मेरा 4:5 आएगा, तो कौन सा होगा, ए या बी। तो अगर किसी का बचत 50 रुपीज है, तो फिर उसका अर्निंग 40 और 50 कैसे हो सकता है, 50 बचत करना है, सेविंग्स 50 करना है, तो अर्निंग तो मोर देन 50 होना चाहिए, ये तो होगा ही नहीं, ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा, सी। बाकी इसमें और भी कंफर्मेशन के लिए चेक कर सकते हो, 4:5 तो हो रहा है अर्निंग, ऊपर से ये एक्सपेंसेस 7:9 होगा कि नहीं, तो कैसे करोगे, इससे बचत माइनस करो, सेविंग्स कितना हो जाएगा 350 खर्चा, ठीक है। और 500 से 50 माइनस कर दो तो कितना आ जाए 450, ये एक्सपेंसेस, इसका रेशियो कितना होना चाहिए 7:9, तो 350 और 450 का रेशियो करो, 5×7 = 5×9 = 7:0, मतलब 50 से डिवाइड कर दो तो भी हो जाए 7:9। तो इसमें देखो हम लोग वहां पर एक्स लेके कैलकुलेट करके 400 और 500 निकाले, बट यहाँ पर ये सब करने का जरूरत नहीं पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। तो ऑप्शन सी, ठीक है, 400, 500, क्योंकि इसका रेशियो 4:5, और एक्सपेंस का रेशियो भी हो जाएगा 350, 450। ये वाला बोल रहा है, द रेशियो बिटवीन द स्पीड of two trains 7:8, if the second train runs 400 kilometer in 5 hours, the speed of the first train। ফার্স্ট ট্রেনের স্পিডটাকে এক্স ধরবো, আর মানে যদি 5 ঘন্টায় 40 কিলোমিটার যায় তাহলে 1 ঘন্টায় 80 কিলোমিটার যাবে, তাহলে x/80 = 7/8 করলে হবে। सी, ऑप्शन सी।
देखो ऑप्शन सी होगा, इसको अलग अलग तरीके से हम लोग सोच सकते हैं, जैसे कि देखो ये पहला बात है कि पहले ट्रेन का रेशियो देखो कितना है, 7:8। तो मुझे एक चीज बोलो कि पूछा था फर्स्ट ट्रेन का स्पीड कितना है, तो अगर 10 किलोमीटर पर आवर हुआ और दूसरे ट्रेन का कुछ भी हुआ वो हम लोग को नहीं पता, पता कर भी सकते क्योंकि देखो 400 किलोमीटर जाता है कितने में, तो 1 घंटे में कितना किलोमीटर जाता होगा, 80। ठीक है, तो ये पर आवर के बेसिस पे ही तो कंपेयर किया होगा, क्योंकि रेशियो तो सिंपलीफाइड फॉर्म बताता है, तो इसको सिंपल करते हुए दोनों अगर सेम है तो पर आवर के बेसिस पे तो ये 1:8 हो जाएगा। लेकिन मेरा रेशियो क्या बताया, 7:8, तो ये 80 आ रहा है, ये तो कंफर्म हो जा रहा है इस डेटा से। तो यहाँ पर कितना आना चाहिए, 70, क्योंकि ये अगर 80 है तो ये 10 से डिवाइड करके ही तो 8 आया, तो यहाँ भी अगर 10 से डिवाइड करके 7 लाना है तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, 70। तो फिर आंसर क्या होगा, 70। लेकिन ये तो हो गया ऑप्शन देखे, बाकी इसको अलग तरीके से भी हम लोग देख सकते हैं। जैसे एक बार पहले लिख देते हैं यहाँ पर, जैसे कि मैंने बताया, वो तो लिख नहीं सकते, वो तो देखो तुम लोग को दिमाग में रखना पड़ेगा, मतलब अभी जो समझाया 7:8 बोला है तो। और देखो सेकेंड वाले ट्रेन का क्या है, 400 किलोमीटर कितने घंटे में जाता है, 5 आवर्स। ठीक है, तो फिर 80 किलोमीटर पर आवर बेसिस पे चलता है। ठीक है, अब अगर फर्स्ट ट्रेन का, जैसे कि नसरी ने बोला, फर्स्ट ट्रेन का अगर हम लोग मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर बेसिस पे चलता है, अगर x मान के करोगे तो फिर ऐसा हो जाएगा, x/80 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7/8। ठीक है, तो x इक्वल कितना हो जाएगा, 80 × 7/8, तो कितना आ जाएगा, 70 किलोमीटर पर आवर। ऐसे करके कर सकते हैं, ये हो गया कैलकुलेट करके। बट ये हम लोग नॉर्मली सोच सकते हैं कि इधर 8 है। अब देखो दोनों रेशियो सेम चीजों पे है, सेम टाइम के बेसिस पे ही किया होगा, नहीं तो रेशियो नहीं बनेगा। ये 8 मतलब 80 होगा, 80 दिख भी रहा है, 400 किलोमीटर 5 घंटे में, तो 80, तो फिर ये 70 होना चाहिए, क्योंकि 80 का 8 तभी होगा अगर 10 से डिवाइड होगा, तो 70 होगा तो ही ये 7 होगा, 10 से डिवाइड दोनों साइड होगा, तो फिर इसका आंसर कितना हो जाएगा, 7 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो देखो रेशियो हम लोग का कंप्लीट हुआ, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोपोर्शन, ये वाला। ठीक है, प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, बोलो, कुछ भी याद है, रेशियो का मतलब দুটো दो। দুটো রেশিও ইকুয়াল ইকুয়াল হবে। ना कंपैरिजन तो रेशियो होता है। नसरीन ठीक बोले थे, कनेक्टेड प्रोपोर्शन বাংলাতে বলে দেবো, রেশিও মানে হচ্ছে অনুপাত আর প্রপোর্শন মানে সমানুপাত। তো সমানুপাত মানে কি, সমান অনুপাত, সমান অনুপাত মানে কি হবে, तो দুটো অনুপাত সমান হলে সেটাই প্রপোর্শন, मतलब दो रेशियो अगर इक्वल हुआ तो ही तो वो प्रोपोर्शन होगा। ठीक है, इफ टू रेशियो आर इक्वल टू ईच अदर then it is called proportion। ठीक है, जैसे कि अगर दो रेशियो मान लो A/B और एक रेशियो है C/D। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल हुआ, जैसे कि A/B इक्वल अगर C/D है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये दोनों रेशियो आपस में प्रोपोर्शन है, मतलब इक्वल है। ठीक है, अच्छा अब टर्म्स का नाम होता है A/B इक्वल C/D। ठीक है, तो इस टर्म को क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म, या फर्स्ट टर्म तो बोलेंगे, देखो इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट, इसको बोलेंगे सेकेंड, ठीक है, थर्ड, लेकिन स्पेशल नाम भी है। ठीक है,
ये तो हो गया फोर्थ, ठीक है, ये तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसका दूसरा नाम भी, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीम। ये साइड का दोनों जो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सट्रीम। और ये मिडिल वाले को बोलते हैं मिडिल टर्म या मीन टर्म, और इसी को मीन रेशियो भी बोलते हैं, मिडिल और मीन टर्म। और वैसे तो सिंपल रेशियो के हिसाब से नाम क्या था, ए को अगर सिर्फ ए इज टू बी उसका नाम बोले, ए को क्या बोलते हैं, एंटीसिपेंट, और बी को बोलते हैं कंसीक्वेंट, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखो हम लोग का क्रॉस प्रोडक्ट रूल होता है। क्रॉस प्रोडक्ट रूल्स मतलब जो तुम लोग करते हो जब भी इक्वेशन बनता है इक्वल देके कैलकुलेशन, जैसे इतना सारा कैलकुलेशन निकाला तुम लोगों ने, जैसे कि देखो यहाँ पर ये सब ये क्रॉस प्रोडक्ट ही तो किया, इसके साथ इसको कैलकुलेट किया, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों प्रोपोर्शन में हम लोग तो वही बोल रहे हैं ना कि ये रेशियो, ये एक रेशियो है, डिवाइड है, ये एक रेशियो है, तो ये दोनों इक्वल है लिखा है, तो मतलब ये क्या हो गया, एक प्रोपोर्शन हो गया, ठीक है। तो प्रोपोर्शन का ऊपर क्रॉस प्रोडक्ट रूल्स लग जाता है, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट रूल्स का मतलब सिंपल, ए बाई बी इक्वल, अगर सी बाई डी है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, इसके साथ इसको, इसके साथ, तो क्या हो जाएगा, ए डी इक्वल टू बी सी। इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट रूल। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट रूल्स में क्या क्या मल्टीप्लाई हुआ, ए के साथ डी, मतलब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म, ए और डी क्या है, एक्सट्रीम, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म। ये सब ना एमसीक्यू में पूछ लेता है, ठीक है। ये सब चीज जो भी लिखवा रहे हैं ना सब इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म या मिडिल टर्म, जो भी बोले। अच्छा, अब जैसे कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन हुआ, मतलब कैसे, कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन फॉर थ्री टर्म्स, ठीक है, प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन फॉर थ्री टर्म, ए कॉमा बी कॉमा सी इज, ठीक है। तो अगर कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन निकाला है तो प्रोपोर्शन तो देखो चार डेटा होना चाहिए ना, एक रेशियो, एक रेशियो, तो रेशियो में तो दो टर्म होना चाहिए मिनिमम, ठीक है। तो ए बी सी तीन टर्म है, उससे प्रोपोर्शन निकालना है, तो उसको कैसे लिखेंगे हम लोग, ए इज टू बाई बी, बी इक्वल टू बी बाई, बी इज टू सी लिखेंगे, ठीक है। क्यों ऐसा लिखते पता है, क्योंकि ए कौन सा टर्म है, एक्सट्रीम, ठीक है, और सी कौन सा है, एक्सट्रीम, तो एक्सट्रीम देखो एक्सट्रीम जगह पे ही बैठा है, ये दोनों साइड एक्सट्रीम होता है, बी क्या है, मिडिल, ठीक है। मिडिल में जब एक ही है उसी को दो बार लिखना पड़ेगा, ठीक है। ए के साथ भी एक एक्सट्रीम के साथ मिडिल, फिर दूसरे एक्सट्रीम के साथ भी मिडिल, तो एक्सट्रीम एक्सट्रीम में चला गया, ठीक है। तो जैसे दिया हुआ रहेगा, ए बी सी में दिया हुआ तो बी को ही मिडिल मानना है हमेशा, ए को इधर वाला एक्सट्रीम मानना है, सी को इधर वाला, जैसा बोला हुआ रहेगा वैसे ही हम लोग को मानना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शनल भी बोलते हैं, ठीक है, फर्स्ट प्रोपोर्शनल। और इसको बोलेंगे, ये इसको कितना नंबर बोलेंगे, इसको थर्ड, थर्ड, ठीक है, एबीसी में है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, थर्ड प्रोपोर्शनल। और ये बीच वाले को मीन, मीन प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो क्या इसको नहीं बोलते प्रोपोर्शनल, ए इज टू बी सी इज टू डी, हाँ इसको भी बोलते हैं। फर्स्ट को क्या बोलेंगे, फर्स्ट प्रोपोर्शनल, बी को मिडिल प्रोपोर्शनल, सी को मिडिल प्रोपोर्शनल, और डी को फोर्थ प्रोपोर्शनल, फोर्थ, तब फोर्थ बोलेंगे। यहाँ पर सी को क्या बोल रहे हैं, थर्ड, क्योंकि तीन टर्म पे निकल रहा है, वो वहां चार टर्म है, तो फिर पहला वाला फर्स्ट, मिडिल वाला मीन, दोनों, और लास्ट वाला फोर्थ हो जाएगा, और यहाँ पर लास्ट वाला क्या होगा, थर्ड प्रोपोर्शनल। अच्छा, अब इसमें अगर क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो कैसे होगा, ए बाई बी इक्वल बी बाई सी, तो क्या हो जाएगा, बी इंटू बी इक्वल ए इंटू सी,
AC, ठीक है। और इसके बाद क्या लिख सकते हो, B इक्वल टू क्या होता है, रूट ओवर ऑफ AC। ये क्यों होता है पता है ना, देखो ये इसीलिए होता है, बी स्क्वायर इक्वल अगर AC है, ठीक है, तो B जब लिखोगे तो ये पावर इधर आएगा तो रिवर्स हो जाता है, तो इधर 2 है तो पावर इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 1/2। और किसी डेटा के ऊपर पावर अगर 1/2 है तो इसका मतलब ही क्या होता है, स्क्वायर रूट, जो कि लिखने का जरूरत नहीं होता है स्क्वायर, तो ये हम लोग का इसीलिए AC है, ठीक है। तो ये वाला, तो अगर हम लोग का 3 नंबर का कंटिन्यू प्रोपोर्शन है तो उस केस में मिडिल टर्म B इक्वल हो जाएगा रूट ओवर ऑफ AC, ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा। अच्छा, और अगर हम लोग का इस तरीके का कंटिन्यू प्रोपोर्शन है, X कॉमा वाई कॉमा जेड W P Q डॉट 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 डॉट, ठीक है, कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन। हाँ हाँ, 3 या उससे ज्यादा टर्म अगर कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन में है, जैसे ABC था तो A/B B/C, ठीक है, तो फिर इसमें क्या हो जाएगा X/Y Y/Z, फिर जेड बाई W P P/Q एंड सो, ऐसे 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 चलो। अच्छा, A/B और C/D, तो रेशियो में हम लोगों ने चीज सीखा था कि सेम काइंड में नहीं हुआ तो कंपेयर नहीं कर सकते, जैसे दोनों किलो में होना चाहिए या दोनों ग्राम। तो यहाँ पर A/B क्या होना चाहिए, ये वाला मेरा सेम काइंड होना चाहिए, ठीक है। और ये C/D भी मेरा क्या होना चाहिए, सेम काइंड, दोनों रेशियो हमेशा सेम काइंड में होना चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या प्रोपोर्शन होने के लिए ये दोनों सेम होना जरूरी है, नहीं। सही आंसर देखो, क्या ये दोनों भी सेम होना जरूरी है, बोलो। जरूरी तो नहीं है, लेकिन बोलो क्यों जरूरी नहीं है। দুটো রেশিও সমান হতে হবে কিন্তু সেম हाँ কাইন্ড হবে এটা रेशियो, हाँ रेशियो सेम होने से मतलब है डेटा, जैसे देखो यहाँ पर मान लो 10 रुपए और 12 रुपए का रेशियो है, ठीक है, और इधर हम लिख देते हैं 5 किलो और 6 किलो, ठीक है। तो ये दोनों रेशियो बन जाएगा क्योंकि ये रुपया है, इधर क्या है केजी है, ठीक है। तो रुपीस रुपीस कट जाएगा, इधर किलो किलो कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आंसर आएगा 5:6। तो ये दोनों सेम होने से मतलब है ना, तब ना प्रोपोर्शन हो गया। तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि, हाँ सेम होने को हो सकता है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन नेसेसरी नहीं है कि सेम होना ही पड़ेगा, ठीक है। ये रेशियो सेम होने से मतलब है। तो ये भी 5:6, ये भी 5:6, तब होगा प्रोपोर्शन, लेकिन ये दोनों सेम होना नेसेसरी है, नहीं तो रेशियो नहीं होगा, क्योंकि रेशियो तो कंपैरिजन बताता है और प्रोपोर्शन क्या बताता है, दो रेशियो का वैल्यू सेम है। अब दो रेशियो में तो यूनिट होता ही नहीं है, तो फिर उसमें यूनिट का तो कोई सवाल ही नहीं आता है, सेम हो डिफरेंट हो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि जब रेशियो बनता है तभी तो यूनिट कट गया, तो फिर बचा तो सिर्फ डिजिट, ठीक है। तो डिजिट सेम होने से ही प्रोपोर्शन बन जाए, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन करके बताओ। 2.4, 3.2, 2.4, 3.2 और 1.5 और 2, तो क्या ये प्रोपोर्शन में है, ये बताओ, ये प्रोपोर्शन में है कि नहीं है।
कैसे पता चला प्रोपोर्शन में है कि नहीं दोनों का? रेशियो निकालना पड़ेगा। 2.4:3.2, 1.5:2, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2.4, 3.2, 1.5 और 2, या फिर तुम लोग एक और चीज भी कर सकते हो, कैलकुलेटर उठाओ। 2.4 डिवाइडेड बाई 3.2 तो कितना आ गया? 0.75। इधर भी अगर 0.75 आ जाएगा तो दोनों प्रोपोर्शन में है। और नहीं तो क्रॉस प्रोडक्ट करोगे दोनों साइड सेम आना चाहिए, सेम आएगा, ठीक है। ये 2.4 × 2 करोगे तो कितना आ जाएगा? 4.8, और इधर भी आ जाएगा 4.8। 4.8। या तो इंडिविजुअली डिवाइड कर लो या तो मल्टीप्लाई करके भी चेक करके देख सकते हैं। फिर फाइंड एक्स निकालना है। दिया हुआ है 10/3:x। ये प्रोपोर्शन का साइन होता है, ठीक है। ये दो ऐसा दिया हुआ है, ये प्रोपोर्शन का साइन होता है। रेशियो का मतलब एक ऐसा इस टू और इसका 2:2 ऐसे लगने से उसको बोलते हैं प्रोपोर्शन, ठीक है। तो 10/3:x प्रोपोर्शन टू 5/2:5/4, ठीक है। हम लोग को x फाइंड आउट करने को निकालो। हम्म 5/3। 5/3। हाँ 5/3। नहीं हो रहा है 5/3। सिंपल डिवाइड करके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, सबसे जल्दी उसी में होगा। नहीं हो रहा है 5/3। ये देखो 10/3 डिवाइडेड बाई x, ये लिख सकते हैं ना। फिर इक्वल प्रोपोर्शन मतलब इक्वल बोला तो 5/2 डिवाइडेड बाई ये 5 है, ठीक है। 5/4। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो x इंटू कितना 5/2, और ये कितना 5/4 इंटू 10/3। देखो लिखने को तो कैसे भी लिख सकते हो, ये सबसे सिंपल है, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड करो ही मत। तो 5/4 इंटू 10/3, और ये जब इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? 5/2 है, ये इधर आएगा तो उल्टा नहीं हो जाएगा, कितना 2/5। अब कितना होगा? 5/5 काट दो। हाँ हो गया 5/3। ऐसे करके करो। ज्यादा वो 10/3 को कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करोगे पॉइंट दिखेगा, फिर 5/2 को करोगे उसमें तो ज्यादा दिक्कत होगा। बहुत सारा पॉइंट पॉइंट है, हाँ उसमें भी हो जाएगा, तब कैलकुलेटर पे पूरा करते जाए।
ऐसे भी 1 पॉइंट कितना आ रहा है, ये 5/3 मतलब 1.66। ठीक है, वो भी कर सकते हो, बस चेक कर लो कि 5/3, वो ऑप्शन रहेगा तो चेक कर सकते हो। ठीक है, ये वाला फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 2/3, 3/7 और 4। फाइंड थर्ड proportional find fourth proportional to 2/3, 2/3 comma 3/7 and 4, 3/7 and 4। ये फोर्थ होगा, ठीक है, ये फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करना है। मतलब ये कौन सा फॉर्म है, ए बी सी रहने से जो करना है या ए बी सी डी रहने से जो करना है? डी, क्योंकि जब मुझे फोर्थ प्रोपोर्शन बोल रहा है तो सिर्फ सी तक नहीं है, मेरा ए भी है, बी भी है, उसमें सी भी है, डी भी, तो उस हिसाब से अरेंज करो, ए इज टू बी इक्वल टू सी इज टू डी। डी नहीं है तो उसको डी मान लो, एक्स मान लो, कुछ भी मान, तो ही हो जाएगा 3। ঠিক আছে, না বলছে তো 18/7। यहाँ पर यही समझना मेन है कि ए बी सी फॉर्म में अरेंज करना है कि ए बी सी डी। जब फोर्थ प्रोपोर्शनल बोल रहा है तो ए बी सी डी वाला फॉर्म आ जाएगा, तो ए इज टू क्या हो जाएगा, बी। तो ये ए बी सी है, डी मिसिंग है, ए इज टू बी, और क्या होता है ए बी सी डी में सी इज टू डी, तो डी नहीं दिया तो डी मान लो या फिर एक्स मान लो, जो मान लो जाओ। 2/3 डिवाइडेड बाई 3/7, 4/डी लिखा है मैंने, ठीक है। अब 2/3 इंटू ये क्या हो जाएगा 7/3। इसको अगर या फिर मल्टीप्लीकेशन कर लो, पहले जैसे मैंने दिखाया वैसे कर लो, वो तो और भी आसान है। तो 2/3 इंटू डी लिख लो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और इधर 3/7 इंटू 4 लिख लो, ठीक है। तो फिर डी इक्वल कितना हो जाएगा, 3/7 इंटू 4 इंटू 2/3 कितना हो जाएगा 3/2। तो डी कितना हो जाएगा 18/7। এটাই আসছে, ও এটাই বললাম না আমি আনসারটা, হ্যাঁ ঠিক আছে 18/7। हुआ 18/7। अच्छा, एग्जाम्पल 4, find third proportion to 2.4 kg 9.6 kg। find third proportion to 2.4 kg, 9.6 kg। तो थर्ड प्रोपोर्शन निकालने बोला है, मतलब ये यहाँ पर सिर्फ 3 ही है, ए बी सी। 4.8, 38.4, 38.4 होगा आंसर। तो थर्ड प्रोपोर्शन बोला है ना, तो ए इज टू, हाँ मतलब ए इज टू बी होगा, तो ये जो दे रखा है वो ए बी है, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा बी, बी इज टू एक्स, ठीक है, क्योंकि ए बी सी रहने से ए इज टू बी, बी इज टू सी होता है, तो सी तो मिसिंग है जो थर्ड प्रोपोर्शन है, तो उसको एक्स मान सकते हो, सी भी मान सकते हैं हम लोग। तो 2.4/9.6, 9.6 by x, ठीक है, तो x इंटू 2.4
9.6 इंटू 9.6 तो x हो जाएगा 9.6 इंटू 9.6 डिवाइडेड बाई 2.4। अब ये कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करो। 92.16 38.4। ठीक है, तो थर्ड प्रोपोर्शन बोला था, तो देखो इसका अरेंजमेंट कैसे हुआ, a इज टू बी, b इज टू c, क्योंकि 3 होता है तो a b b c, ठीक है, 4 होने से a b c d, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। फोर्थ प्रोपोर्शन बोल रहा है तो d एग्जिस्ट कर रहा है, और अगर थर्ड प्रोपोर्शन बोल रहा है 2 डेटा दे दिया है तो उसमें d नहीं है, a b और c है, ये आइडेंटिफाई करने आ जाएगा। बाकी तो देखो जैसा डेटा रहेगा वैसा कैलकुलेशन होगा, कैलकुलेशन तो अलग अलग होगा। फिर एग्जाम्पल 5, find the mean proportion between 1.25 and 1.8. Find mean proportion between 1.25 and 1.8। अच्छा पहले बोलो मीन प्रोपोर्शन कब निकलेगा? मतलब जब 3 रेशियो रहेगा ए बी और सी, ठीक है, ये रहेगा तब मीन प्रोपोर्शन। क्योंकि देखो ए बी सी में दिखाया था हम लोगों ने, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी आता है, मतलब मिडिल टर्म का मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म बी इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ए सी। तो मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, बी रूट ओवर ऑफ क्या हो जाएगा, ए सी क्या है, एक्सट्रीम टर्म्स। ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्टली, तो हम लोग को तो यहाँ बी निकालने बोला है, ए कितना है 1.25, सी कितना है 1.8। अब ये पूरा कैलकुलेटर पे हो जाएगा 1.5, तो इसका आंसर हो गया हम लोग का 1.5। ऐसे कर सकते हो, या फिर अगर मीन प्रोपोर्शन ऐसे नहीं कर पा रहे हो, मान लो भूल गए याद नहीं है, तो 1.25 इज टू 1.8 इक्वल 1.8 इज टू, मिडिल वाला निकालने बोला, मतलब ये मिसिंग है। 1.25 into x, हाँ, b इज टू 1.8, तो 1.25 बाई b, क्योंकि मीन यानी मिडिल वाला ढूंढने बोला है, तो मिडिल वाला b होगा, तो b स्क्वायर ये होगी, तो सेम 1.5। ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, ऐसे भी कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन, पहला है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो बता दिया, इनवर्टेंड, ठीक है, ये वाला लिखो। इनवर्टेंडो का मतलब है कि अगर a इज टू बी इक्वल सी इज टू डी है, ठीक है, तो क्या होने से इनवर्टेंडो हो जाएगा, इनवर्स के साथ रिलेटेड है, बट यहाँ पर इनवर्स नॉर्मली क्या होता है, a इज टू बी का इनवर्स b इज टू a होता है, बट यहाँ पर वैसा चेंज नहीं होगा, सिर्फ मिडिल टर्म का चेंज होगा, ठीक है। मतलब क्या चेंज हुआ, ये दोनों में चेंजेस हुआ, ठीक है। b के जगह कौन आ गया, c के जगह कौन आ गया, ये चेंज, इसी प्रोसेस को बोलते हैं इन्वर्टेंडो, ठीक है। फिर कॉम्पोनेंट, a इज टू बी, c इज टू d है, ठीक है। कॉम्पोनेंटो का मतलब क्या हो जाएगा, कैसे याद रख सकते हो, पहले a बाई बी लिखो, फिर c बाई d लिखो, ठीक है। जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर के साथ ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर b है, a प्लस b हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, d ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का रेशियो क्या निकलेगा फिर, a प्लस बी इज टू b और c प्लस d इज टू d। इस प्रोसेस को बोलेंगे कॉम्पोनेंट। डिविडेंडो जो है वो सेम ऐसा ही होगा, बस माइनस होगा, ठीक है, बस माइनस कर देना है। तो क्या लिखोगे बोलो, a बाई बी लिख लेना, इधर c बाई डी, माइनस बी माइनस डी, मतलब डिनोमिनेटर का वैल्यू माइनस हो जाएगा, तो फिर रेशियो क्या निकलेगा, a माइनस बी इज टू बी
C minus D is to D, डिविडेंड। फिर दोनों का एक साथ कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंड, डिविडेंड, ठीक है। तो अगर A is to B प्रोपोर्शन टू C is to D है, ठीक है। तो अगर मुझे रेशियो का कॉम्पोनेंडो भी निकालना है, डिविडेंडो भी निकालना है, तो पहले देखो कॉम्पोनेंडो में क्या हो जाएगा, A बाई B, ठीक है। तो पहले कॉम्पोनेंडो में क्या होगा, B ऐड होने वाला है, ठीक है। इधर डिविडेंडो नीचे होगा, ठीक है। तो नहीं, A वाला ही होगा, A बाई बी यहाँ पर हो जाएगा माइनस बी इक्वल C बाई डी, यहाँ भी C बाई डी, यहाँ भी ऊपर कॉम्पोनेंडो का होगा माइनस D हो जाएगा। अब उल्टा करो, कॉम्पोनेंडो है डिविडेंडो का मतलब कॉम्पोनेंडो बाय डिविडेंडो, डिविडेंडो मतलब माइनस करना, ये देखो अभी किया, और कॉम्पोनेंडो का मतलब होता है प्लस करना। तो अब इसको उल्टा करो, तो a प्लस बी बाई बी इंटू बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी, ठीक है। और इधर c प्लस डी बाई डी इंटू डी बाई सी माइनस डी, तो कितना हो जाएगा, a प्लस बी बाई ए माइनस बी और c प्लस डी बाई सी माइनस डी। ये हो गया कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंडो, ठीक है। ये सब प्रूव करने कोई देगा नहीं, बट कैलकुलेट करने से थोड़ा सा समझ के याद रह जाएगा कि क्या एक्चुअली किसमें क्या करना होता है। और इसके बाद एडेंडो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एडेंडो इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर बेस करके हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। ए इज टू बी इक्वल सी इज टू डी इक्वल ई इज टू एफ एंड सो ऑन, ठीक है। तो ईच टर्म इक्वल a प्लस सी प्लस ई प्लस डॉट डॉट डिवाइडेड बाय b प्लस डी प्लस एफ प्लस डॉट डॉट। तो देखो a c और e ये सब रेशियोज का क्या था, फर्स्ट टर्म। तो एडिशन ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ ऑल रेशियो डिवाइडेड बाय एडिशन ऑफ सेकेंड टर्म ऑफ ऑल रेशियो। तो अगर हम लोग को रेशियो दे रखा है डॉट डॉट, मतलब a टू बी, c टू डी, e टू f, g टू h, i टू j ऐसे करके दे रखा है, तो कोई भी टर्म उठा लो, कोई भी, मतलब ये जो प्लस प्लस लिखा है ईच टर्म का मतलब क्या, a बाई बी इक्वल भी ये वाला होगा, c बाई डी इक्वल भी ये वाला होगा, e बाई एफ कर दोगे तो भी इसके साथ ये वैल्यू क्या हो जाएगा, हमेशा सेम होगा। कोई भी टर्म का वैल्यू सारे रेशियोज का फर्स्ट टर्म का एडिशन डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म के एडिशन के साथ इक्वल होगा ऑलवेज, ठीक है। अब सब ट्रेंड हो माइनस, इस तरीके से सेम माइनस में, तो a इज टू बी, c इज टू डी, e इज टू f, ठीक है। तो ईच टर्म a माइनस सी माइनस ई डॉट डॉट डॉट, ठीक है। फिर b माइनस डी माइनस एफ डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पर हो जाएगा सब्ट्रैक्शन ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ ऑल रेशियो सेकेंड टर्म ऑफ ऑल। तो यहाँ भी वही सेम कंसेप्ट, कोई भी टर्म उठा लो, वो बाकी टर्म का फर्स्ट टर्म का माइनस के साथ सेकेंड टर्म के माइनस का माइनस के साथ बराबर, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसको यूज करके हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ये वाला, ये एग्जाम्पल 1। इसमें बोला है a is to b equal c is to d equal 2.5 is to 1.5, a is to b equal c is to d equal 2.5 is to 1.5।
व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ AD इज टू BC। तो यहाँ पे लिख देते AD इज टू BC कितना होगा, ऐसे लिख दिया मैंने। और A प्लस C इज टू B प्लस D कितना होगा। हाँ, A प्लस C इज टू B प्लस D, ये कितना होगा, ये निकालना। तो AD इज टू BC, ठीक है। तो AD और BC कब आएगा, तो ये तो मल्टीप्लीकेशन हुआ है। A कौन सा टर्म है, देखो ये प्रोपोर्शन में है ना, ये तीनों प्रोपोर्शन में, बट अगर हम लोग दोनों को लेते हैं तो A और D क्या हो गया, एक्सट्रीम टर्म, और B और C क्या हो गया, मिडिल टर्म। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट करने से आ जाएगा, नहीं आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट करने से ही तो आ जाएगा, करके देखो। 2.5 और 1.5 लिखने से नहीं आएगा, मतलब से করেক্ট চেষ্টা তারপরে বলে দিচ্ছি। बोले दिलाम হচ্ছে না তো। A बाई B इक्वल C बाई D अगर लिख देते हो, 2.5 इज टू 1.5 नहीं लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो AD बाई BC कितना होगा, 1/1। ये क्यों नहीं लिखेंगे पता है, ये मुझे तो सिर्फ A इंटू D और B इंटू C चाहिए, जो कि सिर्फ ये लेने से ही हो जा रहा है। अगर हम यहाँ पर इसको भी ले लेते हैं तो तो फिर कैलकुलेट कैसे करोगे, तीन तो नहीं ले सकते हो ना, कोई भी दो लेके ही तो कैलकुलेट कर सकते हो। तो दो मुझे कौन सा चाहिए, मेरा रिक्वायरमेंट के हिसाब से मुझे AD और BC, मतलब पहला दो रेशियो से ही तो हो जाए। और ये वाला A प्लस C इज टू B प्लस D, इसमें एडेंडो लगा। एडेंडो में अभी क्या सीखा, A प्लस C क्या है, A प्लस C হবে फर्स्ट टर्म। हाँ देखो एडेंडो में क्या पढ़ा कि अगर मेरे पास कोई रेशियो है, जैसे 1 2 3, तीन रेशियो है, तीनों रेशियो का फर्स्ट टर्म का अगर हम लोग एडिशन करते हैं तो फर्स्ट टर्म क्या है, A है, C है, उसके बाद क्या है 2.5। मतलब अगर तुम लोग ऐसे लिख भी देते हो, उसके बाद नीचे क्या लिखोगे, B प्लस D प्लस 1.5। ये हम लोग को पूछा है कितना होगा। तो अब देखो अगर हम लोग को A प्लस C पूछा है ना, उसके साथ क्या 2.5 पूछा है, नहीं। तो फिर हम लोग इसको नहीं लेंगे, ये दोनों को लेंगे, इसको हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है, सिर्फ ये दोनों को लेंगे। तो ये दोनों का एडिशन अगर कर दिया तो ये एडिशन, कोई भी रेशियोज का फर्स्ट टर्म का एडिशन डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म का एडिशन उसके कोई भी रेशियो के टर्म के साथ बराबर होगा। मतलब ये इक्विवेलेंट टू A बाई B भी लिख सकते, ये इक्विवेलेंट टू C बाई D भी लिख सकते, ये इक्विवेलेंट टू 2.5 बाई 1.5 भी लिख सकते हैं। अब हम लोग को यही लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसका आंसर डिजिट में है। तो ये तो अभी ऑप्शन वाला क्वेश्चन है नहीं, अगर ऑप्शन में भी रहेगा ये क्वेश्चन तो हम वहां दिखा देंगे, ठीक है। तो फिर यहाँ पर यही लिख रहा है, क्यों, क्योंकि आंसर मेरा डिजिट में है, इसीलिए। तो अब इसका वैल्यू निकालो, कैलकुलेट करके तो हो जाएगा।
A+C डिवाइडेड बाई B+D, ठीक है। तो 2.5 मतलब 25 लिख सकते हैं, और 1.5 मतलब 15, क्योंकि दोनों का तो डिनोमिनेटर में 10 आएगा, 10 10 कट गया, तो ये कितना हो जाएगा, 5 से कैंसिल आउट करो, 5:3, ठीक है। तो ये तो देखो प्रॉपर्टी लगा के हम लोगों ने निकाल लिया। अगर किसी को प्रॉपर्टी याद नहीं है तो क्या नहीं कर पाओगे? तो भी कर पाओ, कैसे करोगे बोलो? अगर प्रॉपर्टी याद नहीं है तो कैसे निकालो? अगर प्रॉपर्टी याद नहीं है तो नहीं निकाल पाओगे। क्यों नहीं निकाल पाओगे? A/B = C/D इक्वल कितना दिया हुआ? 2.5/1.5 ये दिया, मतलब A का वैल्यू कितना? अभी थोड़े देर पहले रेशियो में नहीं कर रहे थे, x/y इक्वल टू, अगर 2/3 है तो तुम लोग x2 और y3 नहीं मान रहे थे, तो नहीं कर पाएंगे। तो AD/BC निकालना है, ठीक है। तो A का वैल्यू कितना? 2.5। D का वैल्यू कितना? B का वैल्यू कितना? 1.5। C का वैल्यू कितना? हो गया, तो कितना आएगा? 1 1 ही आया ना, ये सब तो कट गया, 2.5 2.5 1.5 कितना आ गया? अगर किसी को ये चीज नहीं समझ में आते कोई बात नहीं, जैसा रेशियो में किया वैसा करो, क्या फर्क पड़ता। और अगर A+C डिवाइडेड बाई B+D करोगे तो उसमें भी वही लगाओ। अगर मेरा आंसर डिजिट में है तो हम A की जगह क्या लिखेंगे, C की जगह क्या लिखेंगे? C में भी 2.5 और इसमें, तो 2.5 का डबल कितना होता है? हो गया। तो बिना इसके भी कर सकते, नहीं होगा ऐसा बात नहीं। या तो इस तरीके से कर सकते हो या तो इस तरीके से, बट इस तरीके से करने से एडेंडो याद रहेगा कि एडेंडो में क्या होता है, और अगर नहीं होता है तो ऐसे करना। ये तो आता ही है, ये तो रेशियो में ही किया। हुआ समझ में आया? दोनों तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। फिर एग्जाम्पल 2 में देखते हैं क्या दिया है। बोल रहा है कि इफ A/3 इक्वल B/4 इक्वल C/7 देन प्रूव A+B+C/C इक्वल टू 2, ठीक है। तो बोल रहा है A/3 B/4 इक्वल अगर C/7 है देन प्रूव करने बोला है दैट A+B+C/C जो है वो 2 आ जाए। इसको भी दो तरीके से कर सकते हो। अगर प्रॉपर्टी लगाओगे तो कौन सा लगाना चाहिए? एडेंडो, क्योंकि देखो सारे फर्स्ट टर्म का क्या है, एडिशन है जो पूछा है, A+B+C। लेकिन एडेंडो में क्या है कि अगर सारे टर्म्स का प्लस लिखेंगे फर्स्ट टर्म का, तो नीचे क्या लिखना पड़ेगा? सभी सेकेंड टर्म का एडिशन। तो सेकेंड टर्म क्या है? 3+4+7, इसको रेशियो फॉर्मेट में लिखोगे तो सेकेंड टर्म तो सभी का इस डिजिट से तो आ गया ना, एक का 3 4, तो इक्वल। हाँ, इसको के लेके भी कर सकते, वही के वाला ही बता देंगे। ये 4+7+3 10, और ये कितना हो गया 14। अब ये तो हो गया एडेंडो। अब ये जो वैल्यू है ये किसी भी टर्म के साथ इक्वल होगा, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, ठीक है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ये इक्वल टू ईच टर्म। ईच टर्म मतलब A/3 भी लिख सकते हो, या फिर B/4 भी लिख सकते हो, या फिर C/7। तो कौन सा लेना चाहिए? क्योंकि यहाँ क्या दिया है C, तो कैलकुलेट करके अगर C लाना है तो मुझे फिर ईच टर्म में क्या लेना चाहिए? C/7, ठीक है। अच्छा, अब ये इक्वल हो गया। अब यहाँ पर A+B+C, तो ये दोनों साइड अगर 7 से डिवाइड करें, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, और ये कितना रह जाएगा C, ठीक है। तो अब इसको अरेंज कर लो जैसे मांग रहा है। तो A+B+C डिवाइडेड बाई C इक्वल कितना हो जाएगा 2। ये तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में 2C तो आ रहा है, ऐसे कर सकते हो। दूसरा, ये सभी का वैल्यू हम लोग क्या मान सकते हैं? कुछ वैल्यू तो दिया नहीं है, तो सभी का अगर सेम वैल्यू है तो क्या मान लेंगे? के फॉर कांस्टेंट मान लेंगे, ठीक है। तो A/3 अगर के है तो फिर A कितना हो जाएगा?
b/4 अगर k है तो b कितना हो जाएगा 4k। c/7 अगर k है तो c कितना हो जाएगा 7k। ठीक है, अब पुट कर दो a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई सी। a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई सी तो कितना हो जाएगा 3k प्लस 4k प्लस 7k डिवाइडेड बाई 7k। तो 7 प्लस 3 10 प्लस 14k बाई 7k। ठीक है, ये प्रॉपर्टी से हो गया, ये के से हो गया, दोनों तरीके से ही हो जाए। देखो समझ में आया तुम्हें? এটাকে বাংলাতে কি বলে জানো? কে ধরে যে অঙ্কগুলো হয়? অভেদ। অভেদ কেন? কেন কি কনস্ট্যান্ট, কোনো ভেদ নেই, মানে সবার ভ্যালু সেম, এই জন্য এটাকে বলে অভেদ। ये सब तो तुम लोग के टाइम पे है कि नहीं पता नहीं, हम लोग के टाइम पे ये सब 9 10 का क्वेश्चन ছিল। हम लोग के टाइम में तो 9 10 एक साथ देना पड़ता था, अलग। না আমাদের সময় থেকে 11 12 আলাদা হয়ে গেছে, 9 10 টা একসাথে দিয়েছি, 11 12 আলাদা। ए बोलो ये समझ में आ गया? एक लास्ट एग्जांपल है, एग्जांपल 3 ये कर लेते चलो। अच्छा देखो इसमें बोला है ए डीलर मिक्स टी कॉस्टिंग 6.92 per kg with टी कॉस्टिंग 7.77 per kg and sells the mixture at 8.80 per kg and earns a profit of 17.5% on his sale price. In what proportion does he mix them? मतलब दो तरीके का जो चाय है वो कौन से प्रोपोर्शन में मिक्स करना पड़ेगा, मतलब फर्स्ट टाइप इज टू सेकेंड टाइप कैसे मिक्स होगा, बोलो कैसे करके निकालोगे? मतलब पहला बात है कि करना क्या है वो तो बताओ। किस चीज? तो फिर उसके लिए हम लोग को निकालना क्या पड़ेगा? तो हम लोग को कॉस्ट प्राइस दिया है दोनों का और मिक्सचर का सेल प्राइस दिया है, ठीक है, और उसको बेच के क्या प्रॉफिट होगा वो भी दे दिया है। तो देखो कौन सा ज्यादा लोगे कौन सा कम लोगे या दोनों बराबर लोगे, वो तो डिपेंड कर रहा है ना किस में हम लोग प्रॉफिट कमा रहे किस में लॉस कमा रहे, क्योंकि जब एवरेज हो जाता है तो हो सकता है कि किसी एक को जितने में खरीदा था उससे भी कम में उसको बेच रहे, या फिर किसी एक को कम में खरीदा है उसको ज्यादा में बेच रहे, मतलब या तो दोनों में ही प्रॉफिट कमा रहे या फिर हो सकता है एक में प्रॉफिट है एक में लॉस है। ठीक है, तो सबसे पहला बात है कि ये 8.80 तो सेल प्राइस है जिसमें इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना है, मतलब मिक्सचर का कॉस्ट कितना है वो निकाल। कॉस्ट ऑफ दिस मिक्सचर, कॉस्ट प्राइस बोलो कैसे निकालोगे? একশো থেকে প্রফিটটা মাইনাস করে কস্ট প্রাইস পাবো। 100 তো দরকার নেই আমাদের, তো এটা দিয়ে দিচ্ছি प्रॉफिट। 8.80 तो सेल कैसे निकालते हैं, सेल से कॉस्ट कैसे निकालोगे? अकाउंट्स का जो टॉपिक चल रहा है उसमें तो हम लोग यही सीख रहे हैं ना, सेल प्राइस माइनस क्या करना है प्रॉफिट। सेल प्राइस कितना है 80, प्रॉफिट कैसे निकालोगे? 8.80 पे कितना लगाओगे? 17.5 कर देते हैं क्योंकि 17.5% मतलब तो 17.5 ही हुआ ना। अब ये डायरेक्ट क्यों लगा दिया, देखो अकाउंट्स वाला टॉपिक यहाँ कितना काम आ रहा है, देखो ये किस पे है प्रॉफिट, किस पे सेल प्राइस पे, तो मेरे पास सेल ही तो है तो हम उस पे डायरेक्ट लगा सकते हैं, मुझे कुछ चेंज भी नहीं करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा 7.26 पर केजी। मतलब मिक्स कर देने के बाद दोनों टाइप ऑफ टी मिक्स करने के बाद उसका एवरेज कॉस्ट कितना हो गया 7.26, और लेकिन इंडिविजुअली कितने में खरीदा गया था? इसका तो ठीक है, देखो इसका कॉस्ट फिर भी बढ़ा और इसका 7 7 में खरीदा है जिसका एवरेज में कॉस्ट नीचे आ गया 7.26,
7.26 आ गया, तो फिर इसमें लॉस नहीं हो रहा है, क्योंकि जिस चीज को मैंने 7.77 में खरीदा, अब हम उसका ही कॉस्ट कितना मान रहे हैं, 7.26। ठीक है, तो पहले डिफरेंस निकालो कि मिक्स करने की वजह से डिफरेंस कितना हुआ। तो 7.26 माइनस 6.92, पहला वाला, ठीक है, जो गिवन है। और नेक्स्ट वाला है 7.77, तो कितना हो जाएगा 0.34 और 0.5। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर देखो मैंने खरीदा था इसको 6.92। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, लॉस। ठीक है, मेरा एवरेज में प्राइस क्या हो गया, कम गया। मैंने एक चीज 10 रुपए का खरीदा, एवरेज करके वो 9.5 रुपए का हो गया, तो मेरा तो लॉस है ना, क्योंकि मेरे पॉकेट से तो 10 रुपया ही गया था। ठीक है, लेकिन अभी हम एवरेज करके इसको इतना मान रहे हैं। तो अब हमें किस तरीके से मिक्स करना चाहिए ताकि हम लोग लॉस को क्या कर सके, रिकवर कर सके। तो इस लॉस से इस प्रॉफिट को राइट ऑफ करेंगे, तो इसको ऐसे लिखो, वी हैव टू मिक्स टू kinds in such a ratio that the amount of profit must be balanced with amount of loss. Hence, the required ratio कितना हो जाएगा, लॉस को राइट ऑफ करना है, तो 0.51:34, तो कितना आ जाएगा 51/100। तो 100 हटा दो, 51:2, मतलब 17 से कैंसिल हुआ। अच्छा, बोले इसमें छोटा छोटा क्वेश्चन है, 4-5 कर ही सकते हैं। एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, बोल रहा है द फोर्थ प्रोपोर्शन टू 4 इज 4,6,8, इसका फोर्थ प्रोपोर्शन 12 होगा। ठीक है, 4,6,8 इसका फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने बोला है, तो फोर्थ प्रोपोर्शन क्या मान लोगे, एक्स। तो 4/6 इक्वल 8/x, तो 4x 48, तो x कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन 2, थर्ड प्रोपोर्शन 12,8 दिया है, थर्ड प्रोपोर्शन, तो 12,8 बोल रहा है 18, तो थर्ड कितना होगा x, तो इसको कैसे लिखोगे, a:b, b/c। ठीक है, तो 12x हो गया, 18 into 18, तो x हो जाएगा 18 into 18/12, तो कितना हो जाएगा, कितना 324/12, 27, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। फिर बोला है मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 25 एंड 81, तो ये कैसे निकालोगे, मीन प्रोपोर्शनल बोला है, तो मीन प्रोपोर्शनल मतलब बी इक्वल रूट ओवर ऑफ ए इंटू सी। ठीक है, तो ए कितना है, क्योंकि ये 25 और 81 एक्सट्रीम टर्म है, क्योंकि बोला है बिटवीन। ठीक है, तो फिर ये एक्सट्रीम है, तो 25 का रूट कितना होता है 5, और 81 का कितना हो जाएगा 9, तो ये कितना हो गया 45। या फिर ये मल्टीप्लाई करके मतलब पूरा भी कैलकुलेटर पे किया जा सकता है, तो भी आंसर कितना आ जाएगा 45, तो ऑप्शन ए है।
अच्छा, फिर फोर्थ नंबर में देख, द नंबर विच हैज द सेम रेशियो टू 26 दैट 6 हैज टू 13। बोल रहा है ऐसा कौन सा नंबर है जिसका 26 के साथ जो रेशियो करोगे 6 के साथ 13 का करने से जितना। बोलो। सेम रेशियो टू 26, तो पहले नंबर इज टू 26 हो रहा है या 26 इज टू नंबर हो रहा है? टू मतलब ही तो डिवाइड। 26 ওটা নাম্বার 26। মানে তাহলে x is to 26। देखो x इज टू 26 करके कर सकते हो, लेकिन 6 इज टू 13 होना चाहिए। तो देखो अगर हमारा सेम रेशियो होगा तो 26 13 हो जाएगा, ठीक है। तो 26 अगर 13 होगा कितने से डिवाइड करने से? 2 से, ठीक है। और इधर 6 होना चाहिए तो इधर 12 होना चाहिए, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, नन ऑफ दिस, ठीक है। बाकी कैलकुलेट करके हम दिखा देते कैसे होगा। तो x इज टू 26 के साथ 6 इज टू 13 सेम होगा बोल रहे हैं, तो x बाई 26, 6 बाई 13, तो 13x हो गया, 6 इंटू 26 तो x हो जाएगा 12। और हम ये बोल रहे थे कि बोला 6 इज टू 13 के साथ इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो इधर वाला 26 है, तो 26 13 कैसे होगा? 2 से डिवाइड करोगे, तो फिर ये अगर 2 से डिवाइड होगा, इधर जो भी वैल्यू वो 2 से डिवाइड होकर कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए। तो अगर 12 हुआ तो ही ना डिवाइड करके 6 आए। तो ऐसे भी हम लोग ऑप्शन से बोल सकते हैं, आंसर क्या हो जाएगा? 12। तो ऑप्शन डी, ठीक है। फिफ्थ में बोला है फोर्थ प्रोपोर्शन, 2a a स्क्वायर और c, फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने के लिए। AC by 2 है। AC/2। हाँ, AC by 2, 2a इंटू एक्स, a स्क्वायर c, तो x हो जाएगा, यहाँ पर a हो गया, तो AC by 2 मतलब ऑप्शन ए। अच्छा, फिर 4 नंबर्स आर प्रोपोर्शनल देन एक्स, तो नंबर्स बोल दिया हाफ, 1/3, 1/5, 1/x, ये सब प्रोपोर्शन में, बस एक्स निकाल के बताना। हाफ, 1/3, 1/5, हाफ, 1/3, 1/5 और 1/x, हम लोग को x का वैल्यू निकालने के लिए बोला है, प्रोपोर्शन में है। तो हाफ बाई क्या हो जाएगा? 1/3, 1/5 क्या हो जाएगा? 1/x, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 1/5 इंटू 1/3 इंटू 2/1, ठीक है। तो 1/x हो जाएगा हम लोग का 2/15, तो x निकालने बोला है तो 15/2 कर दो, उल्टा कर दो। 15/2 है ऑप्शन में, तो सी रख देते, ठीक है। पॉइंट का जरूरत नहीं पड़ेगा। सेवेंथ में बोला है द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 12x स्क्वायर और 27y स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? b इक्वल टू रूट ओवर 12x स्क्वायर और 27y स्क्वायर, ठीक है। तो फिर ये कितना आ रहा है? 324, 324। 324। हाँ, 324 का रूट कर लो कैलकुलेटर पे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का एक्स वाई हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो गया? 18xy मतलब ए, ठीक है। एट्थ में बोला है ए इक्वल टू बी बाई 2 इक्वल टू सी बाई 5, देन ए इज टू बी इज टू सी कितना हो?
A इक्वल B/2 इक्वल C/5 पूछ रहा है A:B:C कितना होगा, कैसे करोगे? के ধরে করলে হয়ে যাবে, মানে 1:2:5 হবে। के मान के कर सकते हो, ये सबको के मान लो, जब कोई वैल्यू नहीं है तो के मान लो, तो A कितना हो जाएगा, के B 2 के 5 के, ठीक है। तो फिर K:2 के मतलब 1:2:5। बाकी इसका एलसीएम करके भी कर सकते हो, 5 2 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 10, तो A×10 B/2 × 10 C/5 × 10, तो A×10 कितना हो जाएगा 10A, B/2 × 10 कितना हो जाएगा 5B, और C/5 × 10 कितना हो जाएगा 2C। अब नहीं, तब तो नहीं होगा, ओ नहीं होगा, ये रेशियो थोड़ी है, ये तो इक्वल इक्वल है, तो फिर एलसीएम करके कैसे होगा, वो रेशियो होने पे होता है ना। ये तो इक्वल इक्वल बता ही दिया है कि ये सब इक्वल है, रेशियो में है ऐसा नहीं बोला है। रेशियो में तो है B:2 और ए का रेशियो है A:1, ये है B:2 और इधर वाला है C:5, ठीक है। एक ऐसा और सेम है, ये बताओ क्या होगा 9th वाला, A/3 B/4 C/7 देन A+B+C/C क्या होगा, तो आइडेंटो करके भी कर सकते हो, अभी थोड़ी देर पहले सेम क्वेश्चन किया, करके देखो, 10 तक ही करेंगे। A/3 इक्वल B/4 इक्वल C/7 अभी अभी किया था, बस शायद वैल्यू भी सेम ही था, 2 होगा 9 का C, हाँ सही बात। 9 वाले में बोला है कि A/3 इक्वल B/4 इक्वल C/7, तो हम लोग को पूछा है A+B+C/C कितना होगा, देखो के मान के कर सकते हो, अगर के मान लेते हो A/3 इक्वल B/4 इक्वल C/7, अगर के मान लेते हो तो A कितना हो जाएगा, B हो जाएगा 4K, C हो जाएगा 7K, तो 3K 4K 7K/7K 14K/7K, यानी 2:1, तो 2 हो जाएगा, ठीक है। और एडेंटो तो थोड़ी देर पहले ही बताया, A+B+C डिवाइडेड बाई 3+4+7 इक्वल ईच टर्म कुछ भी हो सकता है। अब देखो हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, C वाला लेना पड़ेगा, क्योंकि नीचे C दिया है, तो C/7 ले लो, सेम डेटा है, देखो कुछ भी अलग नहीं है, तो यहाँ पर हो गया 14 C/7, A+B+C डिवाइडेड बाई 7 से कैंसिल आउट करो 2, ये C/1 हो गया, तो A+B+C/C इक्वल 2, ठीक। ये तो अभी किया, सेम है, ठीक है, इसका और क्या छोड़ो। 10th वाला देख लो। 10th वाले में बोला है, ये भी अभी अभी किया था, देखते तुम लोग कर पाते हो कि नहीं। P/Q R/S बता दिया है, P/Q इक्वल R/S इक्वल 2.5/1.5, अभी ये सेम क्वेश्चन किया, बस वो PQ के जगह AB था, ये कितना होगा पूछ रहा है। अब देखो ऑप्शन दे दिया ना, अब तुम लोग को समझने में आसानी होगा, डिजिट में आंसर आएगा 3/5 1:1 5/3 नन ऑफ दिस, बोलो क्या। 1:1 ही आएगा। अब देखो दो तरीके से कर सकते हो, मैंने बोला था कि P/S है, तो P का वैल्यू क्या पुट करोगे, क्योंकि डिजिट में दिया है, तो P के जगह कितना पुट करोगे 2.5, S के जगह कितना पुट करोगे 1.5, Q के जगह कितना पुट करोगे 1.5, R के जगह कितना 2.5, तो आंसर क्या हो जाएगा 1:1, या फिर ऐसे कर सकते हो P/Q इक्वल R/S, ये दोनों इक्वल है तो कर दिया, PS इक्वल टू QR, तो P/S डिवाइडेड बाई QR इक्वल टू 1/1, ठीक है। तो आंसर है ऑप्शन बी, शायद देखते हो ऑप्शन बी, हाँ 1:1, तो यहाँ ऑप्शन रहेगा ना, तो उससे समझ जाओगे कि निकालना क्या है, मतलब 2.5 मुझे लिखना है कि नहीं लिखना है, वहां तुम लोग को एक कंफ्यूजन हो रहा था ना, ये लिखे या ना लिखे। तो जब मेरा ऑप्शन इस तरीके से है, ठीक है,
3/5, 5/3, तो हम लोग को देख लेना पड़ेगा कि कैसे होगा। और ये अगर मल्टीप्लाई होगा ना, तो किसी भी तरीके से ये लिख नहीं सकते हो पास में, लिखोगे तो मल्टीप्लाई कैसे करोगे, क्योंकि P इंटू एस करना पड़ेगा, Q इंटू आर, तो फिर ये पास में लिखे कैसे, ये लिखेंगे तो फिर इसका ट्रीटमेंट क्या करें, क्योंकि जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तब थोड़ी ना ये है सिंगल सिंगल में इक्वल, मल्टीप्लीकेशन में थोड़ी ना ये 2.5 और 1.5 के साथ बराबर। ठीक है, तो यार 10 तक हो गया, और हम लोग का इसमें कितना है, 30 तक है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे 11 से लेके 30। ठीक है, फिर आदित्य।